बैठक जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। तो वहीं बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल भी मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह और सौदान सिंह बैठक में मौजूद है। इसके अलावा अनिल विज, सुधा यादव, कृष्णपाल गुर्जर भी इस बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद हैं और ऐसे में सीएम खुद इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए वो कौन कौन से नाम होते हैं जिन पर मोहर लगती है, ये देखना होगा। और क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से अपने जो बेटे हैं उनके लिए टिकट की मांग की जा रही है, लेकिन क्या उनकी मांग को माना जाता है? भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को देखेगी जिनकी लोकप्रियता हो, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया हो। 90 सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा की। और अगर हम बात लोकसभा की करें, लोकसभा इलेक्शन में आप देखें भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि नुकसान हुआ है। अगर 2019 में आप देखेंगे उस वक्त 10 की 10 सीटें बीजेपी की तरफ से जीती गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अब जो ये कह सकते हैं कि कमियां हैं उनको दूर करना है। सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिले, इसको लेकर पार्टी पूरी कोशिश करती नजर आएगी। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांसदों से, राज्यसभा सांसद, लोकसभा के जो सांसद हैं उनसे भी ये कह चुकी है कि आप तैयार रहिए उन नेताओं से जिनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिनकी लोकप्रियता है, कि आपको विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जो सामने आते हैं। वैसे आप देखेंगे कांग्रेस को भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति इतनी अच्छी नहीं नजर आती। उसके पीछे की वजह आपसी फूट, आपसी कलह, गुटबाजी और विरोधाभास पार्टी के अंदर। लेकिन बात बीजेपी की करें तो ये बीजेपी की कोशिश है कि जिन नेताओं पर एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, जिनको लेकर अगर नाराजगी नजर आती है, आप देखिए क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है कि वो ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल पर काम करती है और वो कोई भी यहाँ पर अब हार स्वीकार नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि उसकी जीत सभी सीटों पर हो, ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हो। कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकती है। तो फिर ऐसे में उन चेहरों को टिकट ना देकर अब ये भी देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ये रहता है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। महिलाओं की बात वो करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को जो साइलेंट वोटर है, जो साइलेंट वोट मिलता है, वो आधी आबादी का मिलता है। हमने कई दफा कई जगहों पर ऐसा देखा है। लेकिन अभी हरियाणा में जब इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले नामों को लेकर आज बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है कि वो कौन कौन से जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, वो कौन कौन से जिताऊ चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारा जा सकता है। और इस बार देखिए क्योंकि अभी भी बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो उसका खामियाजा बीजेपी को ना उठाना पड़े, इसको लेकर अब स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी। ऐसे फेसेस को ढूंढा जाएगा जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया हो, जो लोगों के बीच रहे हो, जिनको लोग अपना मानते हो, जो लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़े रहे हो। कुछ समय पहले मनोहर लाल क्योंकि पहले राज्य के मुख्यमंत्री थे, बागडोर उनके पास थी, लेकिन अब देखिए नायब सिंह सैनी को क्योंकि सीएम बनाया गया इलेक्शन से कुछ टाइम पहले, तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया गया। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, क्या अपडेट बैठक को लेकर? सबसे पहले अपडेट दीजिए। और देखिए 2.5 घंटे हो गए हैं बैठक को और बैठक में ये माना जा रहा है कि सभी 90 क्षेत्रों में जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उस पर चर्चा चल रही है। लगभग पैनल तैयार किया जा रहा है, 3 नामों का पैनल ये माना जा रहा है कि इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ खिलाड़ियों को भी मौका दिए जाने की बात चल रही है। खास बात यह है कि 2 खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिसमें कि वो पिछला चुनाव हार चुके हैं 2019 में, जिसमें योगेश्वर दत्त शामिल हैं और बबीता फोगाट, उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। योगेश्वर दत्त को भी मैदान में उतारा जा सकता है और ददरी चखरी दारदरी से ये माना जा रहा है बबीता फोगाट भी उम्मीदवार हो सकती है। महम सिंह से
ये माना जा रहा है कि महम एक सीट है जिसमें कि दीपक निवास हुड्डा जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बीजेपी ने जो मापदंड अपनाए हैं कि एक तो जनता के बीच में कैसे रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस कैसी है और जातिगत समीकरण के हिसाब से वो किस तरह फिट बैठता है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा चल रही है। क्योंकि अमूमन कोर ग्रुप की बैठक में नामों पर फैसला किया जाता है, ये नाम तय किए जाते हैं, पैनल तय किया जाता है और उस पर मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगती है। तो कोर ग्रुप की बैठक ये शाम को बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में ये माना जा रहा है कि पैनल एक तैयार कर लिया जाएगा और हर क्षेत्र से लगभग 3 नामों का पैनल हो सकता है और उसके बाद फाइनल मुहर के लिए वो भेजे जाएंगे, उसमें से एक का चयन किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ घर पर कई बार बैठक हो चुकी है, अमित शाह के साथ कई बार बैठक हो चुकी है, तो लगभग नाम फाइनल कर लिए गए हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। खास करके एक खबर आ रही है कि जो विजेंद्र सिंह हैं, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए, किस तरह से समायोजित किया जाए, उस पर चर्चा चल रही है। कुछ बातें ये सामने आ रही है कि राज्यसभा जो सांसद हैं उनको टिकट देने की बात चल रही है। उनको एक तरफ से सिग्नल पहले भी दे दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। तो ये माना जा रहा है कि 3 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी टिकट देने जा रही है जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, उन पर फाइनल मुहर लगने जा रही है, ये माना जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी कम से कम 2 विधानसभा सीटों से वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस बैठक के बाद किस तरह से जो प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आज सभी 90 सीटों पर लगभग फैसला कर लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ घर पर बैठक हो रही थी जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, ये तमाम लीडर्स उसमें शामिल थे। ये भी कहा जा रहा है कि 2019 चुनाव में जिस तरह से बड़े बीजेपी दिग्गज हारे, जिसमें कि कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल था, उनको भी इस बार टिकट दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको इस बार चुनाव जीतना है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक पैनल पर डिस्कशन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में जो बैठक होगी उसमें फाइनल मुहर लग जाएगी। नाम उनमें उसके सामने रखे जाएंगे। अक्षय, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात ये कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को हमने सुना है कि युवा आगे आए, ये देश के लिए ज्यादा अच्छा है। महिलाओं की बात की जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो क्या ये जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा होगा कि इनमें युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा, इन पर महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा कि इलेक्शन में उनको मैदान में उतारा जाए और उससे एक मैसेज भी जाता है? और देखिए, आपको याद होगा जब नारी सशक्तिकरण बिल जब लोकसभा में पेश किया गया था, उसके बाद जिस तरह से पास किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा वो राज्य था जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री से जाकर के तमाम महिलाओं ने बातचीत की थी, प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया था। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है और इसीलिए मैंने जिक्र किया कि बबीता फोगाट उसमें अग्रणी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह से राज्यसभा में किरण चौधरी को बीजेपी ने जिताया है, उससे भी ये माना जा रहा है कि उनके खेमे से भी 2-3 महिलाओं को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि अनुभव का सम्मिश्रण भी देखने को मिलेगा। जो पिछला चुनाव हारे हों या जीते हों, उन पर भी बीजेपी फोकस करने जा रही है क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं। दूसरी बात यह है कि युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ तमाम खिलाड़ियों पर भी फोकस किया जा रहा है। जिताऊ कैंडिडेट चुनने की कवायद बीजेपी कर रही है और यही वजह रही है कि हरियाणा को लेकर के बीजेपी ने बहुत बार मंथन किया है। हालांकि अब ये लगभग दूसरी ऐसी फाइनल मीटिंग है और कोर ग्रुप की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बीजेपी के दिग्गज भी शामिल होते हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें कि अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं वो शामिल हैं, नायब सिंह सैनी, और इसके अलावा अगर सुधा यादव की देखें, महासचिव हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं। मनोहर लाल खट्टर के जो वहाँ पर पिछला 9 साल उन्होंने काम किया, जिस तरह से उनकी किस तरह से रही है, वो किस कैंडिडेट को चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें पूछी
जा रही हैं और निश्चित रूप से ये है कि बीजेपी उन सभी जिताऊ उम्मीदवारों पर मुख्य फोकस करने जा रही है जो कि इस बार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो सके बीजेपी। और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए कई टिकटों पर ये कहा जा रहा है कि मारामारी है। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि बहुत दावेदार हैं। दूसरी तरफ कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री जो हैं हरियाणा सरकार में जो राज्य मंत्री हैं 23 से 24 2 दर्जन विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि ये माना जा रहा है कि मंत्री भी हो उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर हरियाणा में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और यही वजह रही है कि ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अक्षय बात बताइए क्योंकि जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होगी तमाम विधायकों के खिलाफ, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है और इस फैक्टर को भी भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान में रखेगी। लेकिन अगर मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं कुछ ऐसे चेहरे, क्या वो नाराज नहीं होंगे? उनके नाराजगी का खामियाजा क्या आगे उठाना नहीं पड़ सकता? और दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी विधायक हैं या मंत्री हैं जिनकी तरफ से उनके बेटों के नाम को आगे रखा गया है कि उनको टिकट दिया जाए, तो क्या इसको भी ध्यान में भारतीय जनता पार्टी रखेगी? और अगर नहीं रखती है तो फिर क्या इसका नुकसान नहीं होगा? और देखिए नुकसान तो बाद में बात, क्योंकि जनता अगर खुश होती है टिकट, क्योंकि जनता चाहती है कि कुछ जगहों पर बदलाव कराया जाए, क्योंकि जो सर्वे अंदरूनी सर्वे जो बीजेपी ने कराया था उसमें कई विधायकों के और मंत्रियों के नाम ऐसे आए थे जो कि जनता के बीच में वो संवाद वो नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उनको किनारे किया जा रहा है। एक दो ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनमें कि उनके परिजनों को टिकट दिया जा सकता है क्योंकि उनका दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प यही होगा, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर ही मुख्य फोकस कर रही है और उनके सामने चुनौती यही है कि जिताऊ उम्मीदवारों को कैसे लिया जाए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कैसे काटी जाए। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि बड़े चेहरों पर बीजेपी फोकस कर रही है कि आप चुनाव हारे हैं, इसके बावजूद भी आपके पास संभावना ये है कि 2024 में आप चुनाव जीत करके दें। तो निश्चित रूप से कैप्टन अभिमन्यु जैसे जो चेहरे हैं वो ये माना जा रहा है कि चुनाव में बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि रेवाड़ी हो या फिर भिवानी हो, ऐसे जगहों से कुछ उम्मीदवार निश्चित रूप से निकल के सामने आए हैं जिनके युवा भी हैं और उन पर फोकस बीजेपी ने पहले भी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ये ज़रूर है कि युवाओं के साथ महिलाओं का और खिलाड़ियों के साथ साथ जो अनुभवी नेता हैं उन पर इस बार बीजेपी फोकस करने जा रही है और उनको टिकट देने जा रही है। अब दिलचस्प बात यह अक्षय देखना होगा कि इस लिस्ट में कौन से ऐसे चेहरे होते हैं जिनको जगह दी जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।